Morning students, today I shall discuss about past perfect continuous tense under delayed fourth semester English grammar। जैसा कि आज हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे, जो कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत व्याकरण के अंतर्गत टेंस का हम प्रयोग कर रहे हैं, टेंस का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, टेंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को देखा और उसी के क्रम में हम आज इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस टेंस के बारे में आप जानते हैं कि ये दो टेंस से मिलकर के, मतलब दो टेंस का मतलब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों से मिलकर के बना है, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण, अपूर्ण या पूर्णापूर्ण भूतकाल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस 12 होते हैं, प्रत्येक टेंस में 4 टेंस होते हैं। उन 12 टेंस में पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा कि आज डिस्कस होगा, आज एक्सप्लेन होगा, तो हम उस पर चर्चा करते हुए ये बताना चाहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी पहचान क्या होती है, वो किस प्रकार से, किन शब्दों से, वाक्य के अंत से, वाक्य के बीच से, वाक्य के प्रारंभ से कैसे पहचाना जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि उसकी पहचान में ये पाया जाता है कि वाक्य के अंत में, अर्थात जो वाक्य होते हैं उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं और लेकिन उस कार्य करने का समय दिया रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी यही पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ही आता है, लेकिन उसमें कार्य की कोई कंडीशन नहीं होती है, कार्य करने का कोई समय नहीं दिया रहता है, कार्य से कोई मतलब नहीं रहता है, उसमें कार्य के समय को नहीं प्रदर्शित किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य किस समय से हो रहा है, कब से हो रहा है, ऐसे समयों का भी उसमें एक्सप्लेन, उसमें जो है उसका वर्णन हुआ रहता है। तो हम इस प्रकार से ये कहेंगे कि वाक्य के अंत में, या इसकी जो पहचान होती है उसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन वो समय के साथ रहता है। ये किसके साथ रहता है? समय के साथ रहता है, मतलब समय के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो समय के साथ मतलब कि वो निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार की कैटेगरी होती है। निश्चित समय के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं और अनिश्चित समय के अंतर्गत, जो अनिश्चित समय है उसमें भी जो शब्द आते हैं उनको हम अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से निश्चित अनिश्चित समय के अंतर्गत, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 घंटे से, 1 दिन से, 1 सप्ताह से, 1 माह से, 1 माह होगा तो 2 माह भी हो जाएगा, 1 माह से, 1 वर्ष से, 1 वर्ष से, कई वर्ष से। तो इसका तात्पर्य होता है कि कुछ शब्दों को, कुछ चीज़ों को हमने जो है यहाँ पर ईस्वी के सनों से, ये जो है मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो अनिश्चित समय होता है उसके अंतर्गत, जैसे 1 घंटे आया है तो 2 घंटे आ सकता है, 10 घंटे आ सकता है, 20 घंटे आ सकता है, ऐसा। 1 दिन आया है तो 2 दिन आ सकता है, 3 दिन आ सकता है, 4 दिन आ सकता है। 1 सप्ताह है तो 2 सप्ताह भी हो सकता है। 1 माह है तो कई माह हो सकते हैं, 2 माह हो सकते हैं, 10 माह हो सकते हैं इत्यादि। 1 वर्ष है तो उसमें भी कई चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, 4 वर्ष से, 5 वर्ष से, ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, द टाइम which has been considered in past perfect continuous tense
इट इज़ निश्चित समय एंड अनिश्चित समय, मतलब ये निश्चित समय है और अनिश्चित समय है, तो इसको किस प्रकार से कंसीडर किया जाएगा, इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे, निश्चित समय रहेगा तो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो इसके लिए जो है सिंस शब्द आता है, आप जानते रहिए इसके लिए सिंस आएगा और इसके लिए फार आएगा। तो इन सब चीज़ों को आप जानते रहिए, सिंस का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर फार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अब हम चर्चा करते हैं उसी के संदर्भ में। अब उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, तो ये जो सहायक क्रिया होती है वो होती है हैड बीन, और ये जो है प्रत्येक कर्ता के साथ, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, प्रत्येक कर्ता अर्थात आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट सभी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक कर्ता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक कर्ता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो हैड बीन मतलब सभी के साथ आता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है कि इनके साथ ये आएगा उनके साथ ये आएगा, क्योंकि इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मात्र एक सहायक क्रिया है हैड बीन, और उसकी ये पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उसमें रहा था, रही थी, रहे थे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों की पहचान होती है, लेकिन इसमें ये एक निश्चित वो समय और अनिश्चित समय के साथ कार्य का होना और करना पाया जाता है। मतलब जो कार्य है उसमें निश्चितता और अनिश्चितता, मतलब निश्चित समय से और अनिश्चित समय दोनों प्रकार से काम जो है होते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं उसकी सहायक क्रिया हैड बीन होती है। अब हम इसके पश्चात जो है उसमें जो सेंटेंस जो होते हैं उसको हल करने के लिए हम जो है नियमों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया है कि प्रत्येक टेंस में जो है 3 सेंटेंस होते हैं, वो 3 सेंटेंस के अंतर्गत आप जो है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिए। तो जो पहला सेंटेंस है वो है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत वाक्यों को किस प्रकार से हल किया जाएगा, इस प्रकार से आप उसके रूल्स को, उसको नियम को आप देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब जैसे आप जानते हैं इसका तात्पर्य होता है स्वीकारात्मक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वाक्य स्वीकारात्मक होता है उसमें क्या नियम होते हैं आप उसको देखिए। स्वीकारात्मक वाक्य में जो है नियम है कि सर्वप्रथम कर्ता, इसमें सर्वप्रथम क्या आता है, सर्वप्रथम कर्ता आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कर्ता माने जिसके बारे में बात की जाए। तत्पश्चात सहायक क्रिया, मात्र एक सहायक क्रिया है। आप यहाँ पर हैड बीन लिख सकते हैं या सहायक क्रिया लिख सकते हैं, क्योंकि हैड बीन भी लिख देंगे तो एक ही सहायक क्रिया है, इसलिए उसका ही प्रयोग माना जाएगा। सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया का मतलब कि जो मेन वर्ब होती है, जिसके रूप होते हैं, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ आईएनजी लगेगा, जिस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस में प्लस कर्म, कर्म के पश्चात सिंस या फार, जैसा कि मैंने समय को आप प्रदर्शित करने के लिए, समय को यहाँ पर दिखाने के लिए इसको आप प्रयोग करेंगे सिंस या फार। कर्म यदि नहीं रहता है वाक्य में तो सिंस या फार पहले आ जाएगा, कर्म नहीं है तो कर्म नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसे पहला वाक्य है इसमें, किसान अपना खेत, किसान सुबह से अपना खेत जोत रहा था। सुबह से अपना खेत जोत रहा था। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान है, लेकिन समय आने के कारण, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, दिन से, आज से, कल से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, इत्यादि इत्यादि यदि शब्द उसमें आए हों कि मतलब कार्य करने का जो टाइमिंग है वो उसमें प्रदर्शित हो रहा हो, तभी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूस माना जाएगा। और यदि ये समय इसमें नहीं आया हो तो आप इसको हिंदी में ऐसे पहचानेंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन देयर इज नो कंडीशन, इफ़ देयर इज नो कंडीशन इन द सेंटेंसेज सो इट कैन नॉट बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सो इट हैज़ बीन पास्ट कंटिन्यूस आल्सो। सो आई मीन टू से दैट द टाइम which has been considered here since morning, so it is addressing that this sentence is of past perfect continuous. So according to the rules, all of first you will write here the farmer, it is also the subject of this sentence. अब यहाँ पर आप लिखेंगे द फार्मर, क्योंकि यह जो द फार्मर है इसमें कर्ता मतलब कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, अर्थात ये कह सकते हैं आपकी इस सेंटेंस का कर्ता है। जैसा कि अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑल ऑफ फर्स्ट मतलब प्रथमतया यू विल राइट द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस विच इज इंडिकेटिंग टू द एक्ट और विच इज डिनोटिंग टू द वर्ब इज कॉल्ड आल्सो subject. So it is written here all of first subject. After this you will write helping verb. So there is one it is only one helping verb is had been, so it is written had been. After this you will write the first form of खेत जोतना, मतलब खेत जोतने का फर्स्ट फार्म आप लिखेंगे तो उसका फर्स्ट फार्म होता है प्लग, इसको प्लग पढ़ा जाता है या प्लाऊ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर प्लाऊ आपने लिखा, उसमें इंडिकेट हो रहा है, उसके बाद मुक्रिया का फर्स्ट फार्म के बाद आईएनजी जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर अपना खेत है तो किसान का अपनापनी होगा हिज, क्योंकि इट इज रिगार्डेड दैट द फार्मर इज आल्सो सिंगुलर नंबर, सो इट इज द प्लेस, इट इज एट द प्लेस ऑफ ही, अर्थात द फार्मर जो है वह ही हो सकता है, इसलिए यहाँ पर अपना अपने के लिए हिज आया। हिज फील्ड जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आप नियम को देख सकते हैं कि मुक्रिया के फर्स्ट फार्म में आईएनजी लगाने के पश्चात आप यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हो, चूँकि समय जो होता है समय से मतलब आज से, कल से, सुबह से, शाम से, ये भी इट इज़ ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो, लेकिन उसके पहले यदि कोई मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो तो उसको आप प्रथमतया लिखेंगे, इसके पश्चात समय वाले कर्म को आप जो है जोड़ेंगे। तो मतलब सुबह से अपना खेत हिज फील्ड, अब यहाँ पर सुबह से है उसको आप मिला सकते हैं, सुबह से ये निश्चित समय के अंतर्गत है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंस, सिंस के पश्चात आप लिखेंगे मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत वाक्य बन गया। अब हम इसी के संदर्भ में दूसरे वाक्य पर हम चर्चा करते हैं। मोहन एक माह से कठिन परिश्रम कर रहा था। अब देखिए यह बहुत सरल हो गया है, जैसा कि आप एक एग्जाम्पल को आपने देखा, उसको देखने के पश्चात आपने उस वाक्य को हल किया, वाक्य हल होने के पश्चात आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले तो आपको ये आभास हुआ होगा कि ये टेंस जो है बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत से चीज़ों को समझना पड़ेगा, बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस टेंस। व्हाई देयर ऑल दीज issues or all these points which have come into the tenses, they depend on its rules। वो अपने नियमों पर ही आधारित हैं, देखने में चाहे जितने दिखाई पड़े, यदि आपको नियम का ज्ञान है, आपने नियम को यदि आपने समझ लिया है तो आपको हल करने में या अंतर समझने में, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट का अंतर समझने में, रहा था, रही थी, रहे थे को स्टूडेंट्स को समझाने में, खुद समझने में कोई किसी प्रकार की कठिनाई, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक टेंस के एक दो सेंटेंस को मैं एक्सरसाइज के रूप में आपके समक्ष जो है हल करके, दृष्टांत लेकर के
अकॉर्डिंग टू मतलब अनुसार दिखा करके आपको मैं जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए आप जो है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करिए। टेंस जो होता है वो मैंने बताया कि जितने भी थॉट होते हैं वो टेंस में ही संकलित किए जाते हैं, जितने भी विचार होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी नोट्स होते हैं वो टेंस के अनुसार ही, टेंस के साथ ही उसको संकलित किया जाता है। टेंस उसमें बहुत ही मदद करता है। जैसे गणित में अगर आपको 20 तक पहाड़ा आ जाए तो आपको बहुत मदद होती है, उसी प्रकार से टेंस में गिनती पहाड़ा की भांति टेंस को जानना बहुत आवश्यक होता है। बिना टेंस के और वाक्यों का निर्माण उसके बिना टेंस के माध्यम से और वाक्यों को ना आप तो समझा सकते हैं न आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए टेंस में जैसा कि हम इस समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। क्योंकि ये दोनों जो है मतलब ये कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दो टेंस को मिला करके बना है, तो अर्थात इसमें जब दो टेंस से मिला करके बना है तो पीछे के टेंस मतलब जिससे मिल करके बना होगा उसके भी कुछ इशूज, कुछ उसके पॉइंट्स भी इसमें भी अपीयर होंगे, ताकि तभी तो ये माना जाएगा कि दो टेंस से मिलकर के बना, तो जिससे मिलकर के बना है उसके भी कुछ पहचान इसमें मिलती जुलती रहती है। तो इसलिए केयरफुल्ली उसको आपको समझना पड़ेगा कि जैसे इसमें लिखा है कि इत्यादि शब्द आते हैं लेकिन कार्य करने का समय दिया रहता है, मतलब यहाँ तक आपको नहीं रुकना है, इसके साथ ये मान के चलना है कि इसमें समय के साथ जो भी एक्टिविटीज़, जो भी मूवमेंट्स इसमें होते हैं वो समय के साथ होते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मतलब कि पहला जो वाक्य है उसमें समय के अनुसार मतलब समय के साथ किस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप दूसरे सेंटेंस में देख सकते हैं, मोहन एक माह से कठिन परिश्रम कर रहा था। मोहन एक माह से कठिन परिश्रम कर रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे आप मोहन, चूँकि एक ही सहायक क्रिया है वो सबके साथ होगी, इसलिए बार बार उस पर जो है मैं फोकस कर रहा हूँ कि सहायक क्रिया चाहे मोहन हो, चाहे सोहन हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे वह हो, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, जो भी चीज़ें हों सबके साथ एक ही मात्र सहायक क्रिया आती है, हैड बीन। तो यहाँ पर मोहन के साथ भी हैड बीन का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से मोहन हैड बीन, देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन आइदर मोहन, आइदर सोहन, आइदर आई, आइदर वी, आइदर दे, आइदर ही, आइदर सी। दे आर इन यूज ऑफ दे आर सिमिलर इन यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दैट टेंस। मतलब सहायक क्रिया के प्रयोग के लिए सभी लोग एक समान हैं, सभी लोगों में समानता दिखाई पड़ती है, मतलब कि किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है, चाहे जैसा जिस प्रकार का करता है। तो यहाँ हो गया मोहन हैड बीन। अब होता है वर्क हार्ड बीन, होता है कठिन परिश्रम करना, इसमें हो गया वर्किंग हार्ड। मोहन हैड बीन वर्किंग हार्ड, अब कठिन परिश्रम कर रहा है, वर्क हार्ड मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क हार्ड मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना। जैसा ये कठिन परिश्रम करने की अंग्रेजी होती है, ये वर्ब है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। और यहाँ पर आप लिख देते हैं हार्ड वर्क, यदि आप लिख देते हैं हार्ड वर्क, वो शब्दों को उलट दिया तो यहाँ पर केवल और केवल हो जाएगा कठिन परिश्रम। इट इज़ नॉट वर्ब, इट इज़ ओनली नाउन। So you should know about the difference of work hard and hard work. So you are getting these difference between hard work and work hard. Work hard means it is means verb, and hard work means kathin parishram. So here it is written working hard. Why you cannot write hard work? Why you cannot change the form of hard work? Why it is also noun? So there is no possibility to change the form. There is no form of noun, मतलब कि जो कर्ता होते हैं, जो संज्ञा होती है, उसके रूप बदलने के लिए नहीं आते हैं, उसमें रूप होते भी नहीं हैं, उसमें केवल एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मोहन हैड बीन वर्किंग हार्ड। अब एक माह से, एक माह को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप उसको देख सकते हैं। इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको ऐसा न समझ में आए कि हाँ किसके साथ मतलब सिंस होगा, किसके साथ फार होगा, इसलिए मैंने उसको श्रेणीबद्ध कर दिया गया है, श्रेणीबद्ध मैंने कर दिया है, इसलिए आप उसको समझ सकते हैं और वो बहुत सरल तरीके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार 1 मंथ। इसी प्रकार से आप एक वाक्यों को और देख सकते हैं,
और एक वाक्य आप देखिए, इसके पश्चात हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। जैसे तुम रात से अपनी किताब पढ़ रहे थे। तुम रात से, तुम अपनी किताब पढ़ रहे थे। यदि हम इतने सेंटेंस की बात करते हैं, तुम अपनी किताब पढ़ रहे थे, सो इट इंडिकेट्स दैट इट इज रिलेटेड टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ रात से, सिंस नाइट हैज बीन, सिंस नाइट, इफ द सिंस नाइट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस, मतलब इस वाक्य में यदि सिंस नाइट उपस्थित न होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसलिए आप इसको जानते रहें, इसी रात से होने के कारण ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो बहुत सरल सी बात है। अब आपको वाक्य चाहे जितना लंबा हो, वाक्य चाहे जितना बड़ा हो, आप उसमें ये तीन चीज़ ही, कर्ता, क्रिया, कर्म, यही चीज़ रहता है। कभी कभी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म कहीं कहीं बहुत कई बार आ सकते हैं, कई आ सकते हैं। सब्जेक्ट जो है वो कहीं कहीं कई शब्दों को मिल करके बन सकते हैं। तो इसलिए यदि आप इनको आसानी से समझते हो, आप इनको आसानी से पहचान सकते हो, तो वाक्य चाहे जितने बड़े हों, चाहे जितने लंबे हों, आप उसको जो है तीन श्रेणी में बांट देंगे। तीन श्रेणी में बांट देते हैं तो उनको रखने के लिए आपको तरीके मालूम है कि कर्ता क्रिया कर्म का जो क्रम है उसी अनुसार आप लिख देंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा यू सबके साथ हैड बीन, जैसा कि मैंने बताया है। यू हैड बीन पढ़ रहे थे, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, उसमें हो जाएगा ING। यू हैड बीन रीडिंग, किसकी किताब, अपनी किताब, आई एम सॉरी, यहाँ पर देखिए हिज नहीं होगा, यू का अपनापन ही होता है योर। यू हैड बीन रीडिंग योर बुक सिंस नाइट, सिंस नाइट। इस प्रकार से ये वाक्य भी हल हो गया। आप देख रहे हैं कि अब ये वाक्य भी हल हो गया। तो इस प्रकार से आपने पॉजिटिव सेंटेंस में आपने तीन सेंटेंस को देखा। पॉजिटिव सेंटेंस में आप कितने सेंटेंस को देखे हैं, तीन सेंटेंस को, और तीनों को हल करने के तरीके, उनको कैसे हल किया जाएगा, उसमें कर्ता क्रिया कर्म कहाँ है, सहायक क्रिया कहाँ है, सहायक क्रिया किन किन के साथ कैसे कैसे प्रयोग की जाएगी, मैंने बताया। अब उसी के संदर्भ में हम ले चलते हैं, आपको निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में भी आप देखेंगे कि हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसके पश्चात निगेटिव सेंटेंस में आपको ले चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप निगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं उसको आप देख लीजिए। उसमें भी यही नियम है, सर्वप्रथम कर्ता, निगेटिव सेंटेंस का नियम है सर्वप्रथम कर्ता प्लस हैड। अब एक सहायक क्रिया आती है, मतलब जो हैड है वो पहले आएगी, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ये सारे चीज़ें वही रहेंगी, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस कर्म प्लस सिंस या फार, मतलब आप उसको एक ही साथ लिख सकते हैं, सिंस या फार। मतलब इतने जो निगेटिव सेंटेंस की, जैसा कि आप जानते हैं कि नकारात्मक वाक्य में जिसमें किसी भी वाक्य की प्रवृत्ति को नकार किया जाता है, वहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाता है, ऐसे वाक्यों को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो नकारात्मक वाक्य मतलब कि जैसे आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस में है, निगेटिव सेंटेंस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। यदि आप पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को, चूँकि यहाँ पर तो रूल्स जो है, जो पहचान है उसको जो है मैं प्रस्तुत करके उसको मैं सामने रख कर के आपको एक्सप्लेन आपके सामने डिटेल कर रहा हूँ। लेकिन जब आपको बोर्ड में या कहीं भी कोई क्वेश्चनिंग होगी तो वहाँ पर आपके समक्ष, आपके मतलब वाक्य के अगल बगल इर्द गिर्द में न तो वहाँ पर पहचान
मिलेगी आपको, न सहायक क्रिया लिखी हुई मिलेगी, न ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य है कि नकारात्मक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है। देयर इज नो एनी इंडिकेशन वेयर इट इज आस्क्ड, मतलब जहाँ पर ये वेयर इट विल बी आस्क्ड, जहाँ पर ये पूछा जाएगा वहाँ पर किसी प्रकार से आपको संकेतक या संकेतक चिन्ह, सूचक चिन्ह या सूचक रूल्स जो है नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए मैं जो है पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, आज भी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि स्वीकारात्मक वाक्य माने जिसमें किसी कार्य को, किसी एक्टिविटीज़ को, किसी क्रियाकलाप को स्वीकार किया जाता है। वेयर द वर्क इज एक्सेप्टेड, जहाँ पर कार्य को स्वीकार किया जाता है। वेयर द विश और डिजायर और विल इज एक्सेप्टेड, जहाँ पर इच्छाओं को, कार्यों को, प्रवृत्तियों को स्वीकार किया जाता है वो कार्य स्वीकारात्मक होता है। जहाँ इन प्रवृत्तियों के बिंदुओं को, क्रियाकलापों को नकार किया जाता है। देयर इज नो एक्सेप्टिंग थॉट, देयर इज नो एक्सेप्टिंग मोशन इन द निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्यों में किसी प्रकार से एक्सेप्शन मतलब कि स्वीकारोक्ति नहीं होती है, स्वीकारोक्ति नहीं होती है, स्वीकार करने की चीज़ें वहाँ पर नहीं दिखाई देती। जैसा कि प्रश्नवाचक में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि जहाँ पर किसी क्वेश्चन मतलब किसी प्रश्न होने का भाव, प्रश्न प्रकट होता है, क्वेश्चनिंग मतलब अपेयर होती है, जहाँ पर प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है, प्रश्न दिखाई पड़ता है, वहाँ पर इंट्रोगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव पर तो अभी हम बाद में चर्चा करते हैं, उसके पहले मतलब दूसरे बिंदु पर हम आए हैं पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस। चूँकि जो रूल्स होता है, जो सहायक क्रिया होती है, वो तीनों सेंटेंस में लगाया जाता है, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो पॉजिटिव में तो आपने देखा कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर। अब निगेटिव में थोड़ा सा भिन्नता है, उस भिन्नता को बहुत आसान तरीके से आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये हैड बीन सहायक क्रिया है, तो इसके बीच में नॉट घुसेड़ दिया जाता है, मतलब नॉट उसके बीच में आता है। ऐसा नहीं कि हैड बीन नॉट आप लिखेंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। इन चीज़ों पर बहुत केयरफुली आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ये माना जाएगा क्योंकि जो बेसिकली यूज आप करते हैं, जो अंग्रेजी की बोलचाल की भाषा को जो आप प्रयोग करते हैं, जिन सेंटेंस का आप हमेशा प्रयोग करते हैं आपकी दिनचर्या में, लोगों के बीच में, ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं न कहीं जो आप प्रयोग करते हैं, वो एक सिंपल सेंटेंस से ही उसकी उत्पत्ति होती है। और यदि सिंपल सेंटेंस में यस नो नॉट करके आप किसी चीज़ को मतलब इनकार करते हैं, संकेत करते हैं, हाव भाव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यदि उसमें सेंटेंस को आप प्रिपेयर करेंगे, सेंटेंस को आप दिखाएंगे, तो उसमें हैड बीन नॉट कभी नहीं होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप इसी के संदर्भ में आप वाक्यों को, नकारात्मक वाक्यों को देखिए कि नॉट किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नकारात्मक वाक्य में कैसे निगेटिव सेंटेंस मतलब कि उसके जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत वाक्य आते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह लड़का, जैसा कि देयर इज नो, यह लड़का एक दिन से पतंग नहीं उड़ा रहा था। आपने देखा कि रहा था आया है, वाक्य में एक दिन से। अब वाक्य में आप देख रहे हैं कि एक दिन से आया है, एक दिन से पतंग नहीं उड़ा रहा था। तो आप यहाँ पर रहा था पर मत जाइए, रहा था को पूरे तरीके से आप मत देखिए। आप उसमें ये भी देखिए कि उसके साथ साथ, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, समय के साथ उसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसमें समय की बात प्रदर्शित की जाती है, समय की बात परिलक्षित होती रहती है, मतलब समय को भी वहाँ पर शो किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पर संकेतक शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसा संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है दिस बॉय। दिस बॉय, इसके साथ भी वही होगी हैड, इसके बाद होगा नॉट। बीन, फ्लाई मीन्स होता है उड़ाना, तो उसमें आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा फ्लाइंग। द काइट आप लिख सकते हैं, फ्लाइंग द काइट। अब एक दिन से, एक दिन आप देख सकते हैं यहाँ भी होगा, एक दिन से आया है, तो यहाँ फॉर वन डे। आप ध्यान देंगे कि डेज भी नहीं होना चाहिए, आप यहाँ क्या लिखेंगे फॉर वन डे। डेज अगर आप लिख देते हैं तो ये बहुवचन माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर फॉर ए डे भी कभी कभी लिखा रहता है, वो भी जो है, लेकिन ये वन डे जो है ज़्यादा करेक्ट होता है।
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस को, निगेटिव सेंटेंस के वाक्य को आप देख रहे हैं, उसमें हैड बीन और हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब सहायक क्रिया को अब क्लासिफाई कर दिया गया, उसको जो है दो पार्टेड कर दिया गया है, दो भागों में विभक्त कर दिया गया, उसके बीच में नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे दूसरा वाक्य देखिए, अतिथि गण जनवरी से नाश्ता नहीं कर रहे थे। अब नाश्ता नहीं कर रहे थे जनवरी से, मतलब कि अतिथियों के लिए बताया गया है, अतिथिगण जनवरी से नाश्ता नहीं कर रहे थे। यह भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत नकारात्मक वाक्य है। अब रहे थे से तो आप पहचान जाते हैं, लेकिन इसमें समय से आया है जनवरी से, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। तो यहाँ हो जाएगा द गेस्ट मीन्स अतिथिगण। अब यहाँ पर हैड नॉट, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड नॉट बीन। अब नाश्ता करने के लिए होता है यहाँ पर टेक, तो टेकिंग हो जाएगा टेकिंग ब्रेकफास्ट। द गेस्ट हैड नॉट बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट सिंस जनवरी, ये बन गया। आप देख रहे हैं कि द गेस्ट्स हैड नॉट बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट सिंस जनवरी। तो आप ये देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जा रहा है। हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका यह निगेटिव सेंटेंस है। अब हम एक और तीसरे एग्जाम्पल के रूप में एक और वाक्य आपके समक्ष हम हल करेंगे। जैसे इसमें लिखा जाएगा, गीता सोमवार से एक गीत नहीं गा रही थी। गीता सोमवार से एक गीत नहीं गा रही थी। अब आप यहाँ देखेंगे ठीक वही पहचान है, यहाँ भी समय आया है, इसलिए क्या हो गया ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गीता हो, सीता हो, श्याम हो, मोहन हो, सोहन हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू यूज गीता, सीता, मोहन, श्याम, रवि, करीम। वाई in this tense has only one helping verb, it is named that had been, so it is used here. Geeta had not been singing a song, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब सोमवार से इसमें होगा, सोमवार से है तो क्या हो जाएगा सिंस मंडे, ये बन गया वाक्य। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से वाक्यों को हल किया जा रहा है। आई मीन टू से दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू यूज, देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू नो पॉजिटिव सेंटेंस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू यूज निगेटिव सेंटेंस। देयर आर वेरी सिंपल रूल्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, so you can easily understand about the rules, about the helping verb of this tense. So I have given the examples of positive sentence and the examples of negative sentence, and the rules which has been used there, they are very easy. It has
इट हैज़ बीन वेरी इजी टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू राइट। लिख कर, देख कर के, समझ करके ऐसा महसूस होता है कि ये जो नियम है वो बहुत ही सरल हैं। तो इस प्रकार से आप जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, चूँकि थोड़ा सा जो है अभी इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचता है, तो हम अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी चर्चा करेंगे। तो इसके पहले आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बखूबी थॉरोली, मतलब पूर्णतया, मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड, मतलब समझ जाइए, और इसके पश्चात हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ले चलते हैं। तो इस प्रकार से जो पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का जो रहस्य है, उसका जो अंतर है, उसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने कवर किया है पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको मतलब कि पूर्ण रूप से, मतलब उसको विस्तृत रूप से जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जैसा कि उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, एक मुख्य प्रश्नवाचक आता है, एक सहायक प्रश्नवाचक वाक्य आता है। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।